उनके लिए जगह पहले से ही बनी हुई थी। हाँ। कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो सामने खड़ा हो और उनकी जड़ें काट रहा। तो जो बड़े बड़े थे, नूरजहाँ जी थी, नूरजहाँ जी पार्टीशन के जो चली गई, लेकिन जब यहाँ थी तो उन्होंने आशीर्वाद ही दिया, प्यार ही दिया, आवाज़ें और भी आई। लेकिन क्यों नहीं टिक पाई पता नहीं। जब मैं आई उस वक्त लता दीदी का गाना पिक पे था, उनका करियर 7वें आसमान पे था, और उस पर से माता जी, आशा जी, रे बाप रे, डेंजरस गाना था उनका। तो जितने कैमरे, मुजरा, ये वो उधर, और कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो उनके अलावा किसी को नहीं गवाते थे, जैसे नैयर साहब हुए वगैरह। और भी हॉल में उनका वेट कर रहे थे R.D. बर्मन साहब, तो उन्होंने मुझे चोरी से अंदर बुला लिया था। तो मैं अंदर गई और उन्होंने वहाँ कुर्सी दे दी और वो बैठी हुई थी। तो उनके तकिए के नीचे से एक रुद्राक्ष की माला झांक रही थी, और लता दीदी की आवाज़ इतनी थी कि वो यहाँ से वो वहाँ तक सुनाई नहीं दी। उनकी माइक की आवाज़ थी। तो उनको जिन्होंने पहचाना तो दूसरे लोगों ने ये रिएक्ट किया कि अरे ये किसको ले लिया, ये क्या गाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। भारत रत्न लता मंगेशकर यदि स्वर कोकिला थी तो उन्हीं के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ी सिंगर हेमलता जी की आवाज़ का जादू भी किसी से कम नहीं था। सिनेमाई दुनिया से लेकर टीवी के रामायण तक जन जन के दिल में उनकी आवाज़ ने राज किया। इस वक्त हमारे साथ खुद हेमलता जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को, पाठकों को, दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो ये नई मीडिया है, पहले बड़े बड़े कैमरे आते थे आपके पास, अब मोबाइल से होने लगा है इंटरव्यू। कैसा लग रहा है ये नया पूरा एटमॉस्फेयर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बल्कि जब मेरी शुरुआत हुई थी तब तो हम दो ही भरोसे थे, या तो विविध भारती या रेडियो सिलोन। जब उसने इतना कमाल कर दिया कि मुझ जैसी लड़की जिसके अंदर राजस्थान के संस्कार और परंपराएं, और महाराष्ट्र से मेरी माँ थी, गोंदिया महाराष्ट्र का आखिरी गांव है, तो सारी परंपराओं को तोड़कर यहाँ तक आ गई। तो आज पहले तो बिग स्क्रीन टीवी आया, और अब कोविड की मेहरबानी कि छोटे छोटे उसमें घरों से ही हम जहाँ हैं वहीं से इंटरव्यू कर देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, नई जनरेशन को इस बात का बहुत फ़ायदा हो रहा है, हो सकता है। और ये बात और है कि हर चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है, बस उससे बचो। जी बिल्कुल। क्या चल रहा है जीवन में और कैसी हैं? फिलहाल 2 साल से तो घर बैठे हुए हैं संजय। स्टूडियो और माइक की शक्ल नहीं देखी है, और स्टेज मेरा मैं बहुत हमेशा टेम्प्ट रही हूँ, फैसिनेट रही हूँ उससे। तो वहाँ भी गाने को नहीं मिल रहा है, घर में कैद हैं। कोरोना मुझे छू के जा चुका है। अच्छा। होम क्वारंटाइन थी, उसके बाद ठीक होके भी हो गया महीना भर, लेकिन वो दवाइयाँ बहुत हार्ड थी, उससे मुझे दवाई की आदत नहीं है, अभी तक ठीक हूँ।
किसी भी तरह की दवा नहीं खाती हूँ। एक आधा कोई विटामिन की गोली वोली दी है डॉक्टर ने, तो वो भी भूल जाती हूँ। बाकी घर बैठे हुए मिस कर रही हूँ। एक रिकॉर्डिंग थी, तो मैं मान गई, मैं चली गई रिहर्सल करने। आई तो कोविड हो गया, घर वालों को और दहशत हो गया। देखा तुम गए और तुमको हो गया अभी कोई गाना वाना नहीं गाना, बैठो। मैंने बोला मरो, अब और क्या करें। तो माइल्ड था कि सीरियस, थोड़ा सा तकलीफ में रही आप? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो सर्दी खांसी के सिवा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। एक दिन का बुखार भी आया, हम्म, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लता दीदी के आगे पीछे ही उनकी एक आध दिन के फ़र्क में मुझे हुआ था। तो मुझे लगा कि वो भी ठीक हो जाएंगी। रोज़ पता करती थी तो यही कहते थे कि हाँ शी इज़ इम्प्रूविंग और ठीक हो जाएंगी। और कुछ दिनों में तो ऐसा लगा कि वो डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन संजय ऐसे कोई डिस्चार्ज होगी, इस तरह छोड़ा जाएगा उनको? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। मालूम है वो पिछले कोई 28-30 सालों से नहीं गा रही थी, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं, इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो नहीं गा रही हैं। सही बात। क्योंकि उनके इतने गाने एफएम भरा पड़ा है और हर बात की प्रतिक्रिया वो देती थी। देश हो या आती जाती सरकारें हों या इंडस्ट्री में कुछ होता था, उनकी प्रतिक्रिया आती थी। तो ये जैसे उनकी उपस्थिति हमें इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है, ये भी रियलाइज़ हमको उनके जाने के बाद हुआ। ऐसा लग गया जैसे सब खाली हो गया है, सब एम्प्टी हो गया है। जैसे ऐसे लगता है कि हमारा एक बहुत बड़ा बुज़ुर्ग, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, हमारा बड़ा हमारे सर से हाथ उठ गया है। क्या कर सकते हैं? ठीक है, प्रत्यक्ष में ना सही, परोक्ष में तो वो रहेंगी। जी बिल्कुल रहेंगी। और बस रियलाइज़, मुझे तो रियलाइज़ होते होते भी टाइम लग रहा है। और काफ़ी लंबी मुलाकात होती रही थी उनसे। प्रभु कुंज में कई बार जा चुकी थी, कई बार मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 3-4 बार 5 बार जाना हुआ। इतना सिंपल रहना सहना था उनका। छोटा सा रूम, मुश्किल से होगा 10x12 का, एक सिंगल कबाट, सिंगल पलंग, बस शायद इतना चौड़ा हो। और उनके तकिए के नीचे जो वो बैठकर मुझसे वहाँ बात कर रहे थे। क्योंकि जब उन्होंने मुझे रूम में बुलाया तो वो हॉल में उनका वेट कर रहे थे आर डी बर्मन साहब। तो उन्होंने मुझे चोरी से अंदर बुला लिया था। तो मैं अंदर गई और उन्होंने वहाँ कुर्सी दे दी और वो बैठी हुई थी। तो उनके तकिए के नीचे से एक रुद्राक्ष की माला झांक रही थी। तो उस वक्त 14 साल हो चुके थे मुझे। तो मेरे अंदर जो गया कि अच्छा ये जप करती हैं, ये भक्ति करती हैं। फिर सफ़ेद साड़ी, माइक पे जब उनके साथ गया तो वो चप्पल नहीं पहनती थी। गहनों के नाम पे, ऑर्नामेंट्स के नाम पे सिर्फ पैरों में 2 सोने की पायल पहनती थी। अच्छा। बाकी हाथ, गला, नाक, वाक
सिंपल एक सफ़ेद साड़ी। तो जो स्वरूप उन्होंने सिंगर्स कैबिन को दिया, हम स्टूडियो में जाते हैं और एक सिंगर्स कैबिन होता है जो अलग होता है, और जो माइक होता है उसके ठीक सामने सरस्वती माँ का फोटो होता है। तो मेरा पहला स्टूडियो तारदेव फेमस लैब था, और जिस तरह उनको देखा, उनके साथ गाया, तो उस जगह को उन्होंने सरस्वती का मंदिर बना दिया। अब आप ही सोचिए, उनके आने के पहले जब वन ट्रैक इंडस्ट्री थी कि जो आर्टिस्ट होते थे वही गाते थे, तो उसी पे शूटिंग, उसी पे गाना है, उसी पे डायलॉग बोलना है, तो कैसा कैसा जिस तरह गाते थे, जो भी होता था, भाई शुरुआत हुई थी। हर जैसे बच्चा है गिरता पड़ता ही सीखता है, तो इंडस्ट्री उस मुकाम पर थी। और हमारे समाज से महिलाएं क्या पुरुष भी वहाँ जाने की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वो पता नहीं किस नज़र से देखते थे। लेकिन लता दीदी जब आई तो लोगों ने कहा कि बहुत छोटी आवाज़ है। अब माइक उतनी दूर है, शूटिंग चल रही है, तो ज़ोर ज़ोर से गाते थे आर्टिस्ट। और लता दीदी की आवाज़ इतनी थी कि वो यहाँ से वो वहाँ तक सुनाई नहीं दी। उनकी माइक की आवाज़ थी। तो उनको जिन्होंने पहचाना, तो दूसरे लोगों ने ये रिएक्ट किया कि अरे ये किसको ले लिया, ये क्या गाएंगे। और उनका जो लुक है वो किसी हीरोइन का तो था नहीं। उनका जो लुक था एक योगिनी, एक तपस्विनी, और बहुत यंग थी, तो बड़ी प्यारी प्यारी फोटोएं देखने को मिलती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही ऐसा ही। लेकिन जब टू ट्रैक आया और जब उनकी आवाज़ आई, तो वो दिन और आज का दिन। क्या बात। उन्होंने फिल्म के म्यूज़िक, तो ये है कि उनके लिए जगह पहले से ही बनी हुई थी। हाँ। कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो सामने खड़ा हो और उनकी जड़ें काट रहा। तो जो बड़े बड़े थे, नूरजहाँ जी थी, नूरजहाँ जी पार्टीशन के जो चली गई, लेकिन जब यहाँ थी तो उन्होंने आशीर्वाद ही दिया, प्यार ही दिया। और उस वक्त जो थी वो एक अलग स्टेटस था। लेकिन इन्होंने जो स्टेटस दिया, और धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री टेक्निकली, म्यूज़िकली, हर बात से जिस तरह इम्प्रूव करती गई, तो और जो संगीतकार थे उस वक्त, वो बड़े जिम्मेदार लोग थे, क्योंकि वो उस दौर के लोग थे जो आज काम कर रहे हैं और कल के बारे में सोच रहे हैं। क्या बात है। आप बच्चों को तो ट्रे में मिल गया, सही बात है। लेकिन उनकी जो सोच है, उन्होंने, वही अभी मैं दादा साहब फाल्के वगैरह के बारे में आप हम सब देखते हैं, उनको तो लड़के भी नहीं, वो वहाँ से आई हुई भी कोई तैयार नहीं थी तारामती के रोल के लिए। तो कोई पुरुष था, कोई लड़का था, उसको उन्होंने तारामती बनाया, लड़की का रोल किया, महारानी का। ये तो हाल था। लेकिन फिर धीरे 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 जो लोग आते चले गए, कारवां बनता गया। गुरुदत्त, महबूब, पेबल रॉय, राज कपूर, तो उन लोगों की जो मेहनत, तो उसी ट्रैक के साथ साथ सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, और पहले कल्याण जी वीर जी शाह थे,
फिर कल्याण जी आनंद जी हुए, हेमंत कुमार, तो SD बर्मन, तो ये लोग बड़े जिम्मेदार लोग तो कि भाई आज तो ठीक है, आने वाले कल के लिए भी तो आवाज़ें चाहिए। तो 60 के दशक से लेकर 80 के दशक तक जो दीदी ने गाया है, जो दीदी ने गाया है, ना उसके पहले ना उसके बाद, वो थैंक यू, वो कल्पना से बाहर है। वो बिल्कुल अचिंतनीय है, अद्भुत है। उन्होंने इस इंडस्ट्री को बनाया है। और हाँ, आवाज़ें और भी आई, लेकिन क्यों नहीं टिक पाई पता नहीं। जब मैं आई उस वक्त लता दीदी का गाना पिक पे था, उनका करियर 7वें आसमान पे था, और उस पर से माता जी आशा जी, रे बाप रे, डेंजरस गाना था उनका। तो जितने कैमरे, मुजरा, ये वो उधर, और कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो उनके अलावा किसी को नहीं गवाते थे, जैसे नैयर साहब हुए वगैरह और भी। उससे अगर कुछ छन के बचता था तो छोटी माता जी, उषा ताई, गुजराती मराठी फिल्में, माइथोलॉजिकल फिल्में, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। अच्छा, उषा जी ने गाया हो? हाँ, बहुत सारे गाने, बहुत सारे। उनके अपने करियर को बता रहे थे, कुछ 72 साल हो गए। लारा लप्पा, वो गाना, और वो तब से बिल्कुल आगे भाई बहन ही है भाई, तो क्या होगा, साल 2 साल 3 साल का फ़र्क है सब में। और बाड़ा साहब वो खुद कुछ काम, तो सब भाई बहन का एक पूरा एक गुलदस्ता है। और जो इन्होंने जिस तरह जो ये लोग काम कर रहे थे, तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो पूरा एक बैरिकेड बना हुआ था। वो इनके सिवा सोचते ही नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि फिर बाद में क्या। तो वो एक क्या बोलते हैं, जो स्कप लाइन होती है ना, एक घेरा मतलब बना हुआ था जो हाँ, टूटा। नहीं, एक लाइन जा रही है, दूसरी आ रही है। अच्छा, उस वक्त मैं आ गई। और ऐसी पहले तो साल भर में नौशाद साहब ने सुनते ही मुझे, और प्रोड्यूसर थे वो के आसिफ, जो मुगले आजम के मेकर। हाँ। और आप मीडिया लोगों ने जो आग लगाई, नौशाद की नहीं दे नेम लता, तो वो इतना ज़्यादा हो गया। और तब का मीडिया, अरे बाप रे, वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। तो तब माहिम में, कि मेरे पिताजी पंडित जयचंद भट्ट क्लासिकल किराना घराना के बहुत बड़े गायक थे, बहुत बड़ी हस्ती थे। मैं तो उनको अपनी बेटी कहने लायक भी नहीं। तो उनके मित्र थे उस्ताद अल्लाह रखा, तबला नवाज, वो उनका परिवार, उनकी कोशिशों से, उनकी कृपा से हमको माहिम में एक छोटा सा चौल में एक जगह मिली। कलकत्ते का हमने कहा किसी को, बाबूजी से, मैंने बाबूजी कहती थी कि वहाँ का कुछ आपको बेचना बाचना नहीं, जो करेंगे हम यहीं से करेंगे। तो वो
खिलाफ तो थे ही मेरे गाने के, लेकिन फिर भी जो कहती थी मान लेते थे। मैंने बोला नहीं होगा, अभी क्या होगा क्या नहीं कौन जाने, तो जो है ठीक है, हम बड़े खुश हैं। तो हमने स्ट्रगल को एंजॉय किया। वो हमारा पहला बकिंगम पैलेस था, क्या बात जिसको हमने, क्या हाँ, देवर गोल्डन, वो गोल्डन पीरियड था संजय। मैं इसमें ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं करना, मैं जो बोल रही हूँ हार्ट टू हार्ट बोल रही हूँ। हाँ साहब का पूरा परिवार, खुर्शीद, उनके जाकिर, अब तो उस्ताद जाकिर हुसैन है, भगवान उन्हें और भी आगे बढ़ाए, बड़ी दुआएं ली है उन्होंने। अम्मा साहेब, तो खान साहब तो यहाँ और अमेरिका जाते आते रहते थे, लेकिन पूरे उनके परिवार ने हमारा बहुत ख्याल रखा, हमारी बड़ी मदद की। तो भगवान की कृपा से उस जगह जो लोग आ रहे हैं उनमें थे सी रामचंद्र, रोशन साहब, और जब आर.डी. बर्मन आया तो मेरा भाई तो पगला गया, क्योंकि उनका फेनेटिक फ़ैन। तब उनकी लगी थी अपना प्यार का मौसम, और वो तबला सीखता था खान साहब से, उनका शिष्य था। सलील चौधरी, उषा खन्ना, जब ऐसी ऐसी हस्तियाँ आने लगी, और एक बार लक्ष्मीकांत जी ने मुझे बुलाया, गाना हमने, उन्होंने कहा ये गाओ, मैंने गा दिया। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि भाई नहीं, वो गाना गा के कहा कि कल 9 बजे आप फेमस तार दे होंगे। हमें क्या मालूम, पहली बार मुंबई देखी हुई, हमने कहा शायद वहाँ सुनेंगे, हमको क्या मालूम कि वो रिकॉर्डिंग करने के लिए बुला रहे हैं। वो गाना लता जी के साथ था, फिल्म थी तकदीर, बैनर था राजेश्वरी प्रोडक्शन। तो जैसे ही नौशाद साहब के असिस्टेंट मोहम्मद शफ़ी साहब ने कहा कि अरे वो रिकॉर्डिंग थी, आप वहाँ नहीं गए, आपको मालूम है सेट पे ना पहुँचने के कितने नुकसान होते हैं प्रोड्यूसर को, और लता जी 1 घंटे बैठी रही तुम्हारे लिए। तो हमारा तो डर से हालत ख़राब हो गई। और दूसरे दिन बड़े शर्मिंदा, मेरे पिताजी जो ब्लाइंड हो गए थे, तो सजाए हम उनके म्यूज़िक रूम में गए। इससे पहले माफ़ी के लिए क्या बोले, चुप खड़े हुए थे। तो सो ग्रेट, लक्ष्मीकांत जी आके मेरे डैडी के कंधे पे हाथ रख के कहा कि पंडित जी मैं समझता हूँ, आप कोई, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, बस इतना याद रखिएगा कि जब आप इस एग्रीमेंट से निकलेंगे तब आप इस अपनी बच्ची को कौन सी इंडस्ट्री में गवाएंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री को तो आप नाराज़ कर चुके हो। तो हम बहुत शर्मिंदगी के साथ, बड़ी गिल्ट के साथ, बहुत रो कर उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था 5 साल का, डिसऑनर नहीं डिसऑबे किया, उसको तोड़ा। पहला गाना मेरे पास आया 10 पैसे में रामलीला, पीएल संतोषी साहब ने मुझे रिकमेंड किया था। उषा दीदी ने एक लाइन सुन के मुझे टेक पे बुला लिया, और वो थीम सॉन्ग था, फिल्म थी एक फूल एक फूल। और वहीं से सब टेलीफोन चले गए कि ये, क्योंकि आग तो पहले ही लगी हुई थी, बहुत गर्म था म्यूज़िक वर्ल्ड, तो सारे म्यूजिशियन कभी नहीं रुकते। जैसे ओके आवाज़ आती है, सब ऐसे भागते हैं, स्टूडियो से ऐसे निकलते हैं, हो करके आवाज़ें भी करते हैं, जैसे कोई क्लास से बच्चे नहीं छूटते हैं। तो उनमें से जहाँ जहाँ जिसको फ़ोन चला गया,
और वहीं का वही मुझे मैसेज मिला कल्याण जी आनंद जी का। गाना था ले चल मेरे जीवन साथी, मुकेश जी मैं भले ही टिंगू 14 साल की थी, लेकिन मेरी हीरोइन अपर्णा से ना शी वॉज, उनको पहली आवाज़ दी। जितेंद्र थे, फिल्म थी विश्वास। उसके बाद पलट के नहीं देखा। और लता जी का गाना जो है वो मेरे रग रग में, मेरे खून में, डीएनए में अभी भी काटो तो निकलेगा। अगर दिल, दिमाग और आत्मा से अगर खून में जाता है तो होगा। हर शब्द को बोलने के पहले वो मेरे आगे आती हैं। पिताजी ने कह दिया कि इनको 1 साल मत सुनो, तुमको लोग रिजेंबल करेंगे। और ये जो जैसी शब्द है बहुत खतरनाक है। तो वो जैसी के लिए तुम जिंदगी भर मेहनत करोगी। आवाज़ तुम्हारी, वाणी तुम्हारी, मेमोरी तुम्हारी, तो सारा क्रेडिट उधर पास होने का। उनके जैसे तो ये होगा ना, लता 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 लता। और हो भी तो चलो ठीक है, क्यों? हर फूल की अपनी पहचान है, हर फूल की अपनी खुशबू है, रंग, हर पंछी की अपनी एक आवाज़ है। जब प्रकृति ने कोई मेल नहीं रखा एक दूसरे के साथ, तब क्यों जबरदस्ती अपने वजूद को उसके साथ नाइंसाफ़ी करता? जो ईश्वर ने दिया है उसी को साधो, उसी को निखारो जैसे उन्होंने किया। तब मैं, आजकल तो आप लोग हैं, गूगल गुरु जी हैं, यूट्यूब महाराज हैं, जो मांगो दे देते हैं। हम तो जू बॉक्स जाते थे, पैसे नहीं होते थे, पॉकेट मनी नहीं मिलता था, जैसे तैसे अरेंज करके और पैसे डाल के सुनते थे शांता आप्टे। और कौन नानी जात दादियों के ज़माने के सिंगर होंगे, हम तो इनके ज़माने के लोग। तो इनको नूरजहां जो बहुत अच्छे लगे, उनको मैंने बहुत स्टडी किया। बारबरा स्ट्राइसैंड, जूली एंड्रेस, शेली बेसी, कॉनी फ्रांसिस इतनी पुरानी, ओलिविया न्यूटन जॉन, जो मेल सिंगर्स भी, जेम्स रिवीज, नैट किंग कोल, फ्रैंक सिनेट्रा, एल्विस, उनकी स्टेज परफॉर्मेंस से तो करते करते अब तक भी सेलिन डियोन वगैरह सुनते। तो उन्होंने कहा कि उनको गाना नहीं, इनको गाना। उन्होंने नूरजहां को ज़्यादा गाया, उनको गाया, सबको गाया। और भाषाओं पे रिसर्च करती चली गई। जो बेसिक लैंग्वेज है हिंदुस्तान की, 14 लैंग्वेजेस हैं, उनका अध्ययन किया। और हर लैंग्वेज की मिट्टी को छूने की कोशिश की। और नतीजा ये कि हर प्रोविंस में मैंने 36 भाषाओं में गाया है। जिस भाषा को गाया, मैंने वहाँ की मिट्टी को छूने की कोशिश की। बस ये मेरे श्रोताओं का मुझे बहुत साथ मिला। मैंने जो गाया उन्होंने एक्सेप्ट किया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी रायपुर बात हो रही थी। वहाँ के कोई मंत्री थे, तो मुझे ये था कि मैंने हर भाषा गाई है, छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं गाई।
दूसरे दिन मेरे कज़न ने मुझे एक भेजा, व्हाट्सएप किया, हाँ। उसमें मेरे गाने पर आयशा जुल्का नाच रही। क्या बात है। क्या हाँ कि पता नहीं कि कछुआ के मन डोल गए, ऐसा करके वो गाना था।